हेलो स्टूडेंट्स। 16 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो 16 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। इन इंटरनेशनल न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अगर कोई मीटिंग से रिलेटेड है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई इवेंट है, उससे अगर कोई न्यूज बन रही है, किसी कंट्री में अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन से कोई न्यूज बनती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स देखेंगे राष्ट्रीय समाचार में कि जो केंद्र सरकार है वहां से कौन सी स्कीम्स अगर कोई इंपॉर्टेंट निकल के आई है तो उससे रिलेटेड। किसी संगठन किसी संस्थान में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है वो हम राष्ट्रीय समाचार में डिस्कस करेंगे। तीसरी कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे राज्य समाचार। राज्य सरकार में हम राज्य सरकार के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे बैंक और वित्तीय समाचार, जिसमें बैंकिंग, बैंक अश्योरेंस, पार्टनरशिप या किसी बैंक ने कोई स्कीम स्टार्ट करी है वो डिस्कस करेंगे। फिफ्थ कैटेगरी होगी हमारी रक्षा समाचार। रक्षा समाचार में हम कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस न्यूज देखेंगे। सिक्स्थ कैटेगरी होगी हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार, जिसमें हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रीसेंट इनोवेशंस एंड बेसिकली अगर कुछ डिस्कवरी हुई है तो उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे हम। खेल समाचार में महत्वपूर्ण कौन कौन से खेल समाचार हैं जो अभी न्यूज में रहे हैं। महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड कुछ चर्चाएं करेंगे। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड कुछ समाचार डिस्कस करेंगे। नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड रीसेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। और हमारी लास्ट कैटेगरी होगी सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें हम सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज बनती है तो उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो ये आज की हमारी न्यूज होने वाली है। ये आज की हमारी कैटेगरीज होगी जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पर चर्चा करेंगे। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ द लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। डन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। सबसे पहली न्यूज हमारी इंटरनेशनल न्यूज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को आगामी वर्षों के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी उसने क्या किया है अपने अपकमिंग ईयर्स के लिए, स्पेशली 25 से 28 साल 2025 टू 2028 के लिए 1 बिलियन की धनराशि का अनावरण किया है या उगाही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्लिन में एक धन उगाने वाले कार्यक्रम के दौरान 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिज्ञा प्राप्त की है। इस पहल का उद्देश्य WHO के वित्त पोषण मॉडल में सुधार करना है। यह वित्त पोषण संगठन की वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को संबोधित करने की क्षमता को बढ़ाएगा। यह घटना वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। क्लियर? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगामी वर्षों के लिए कितने पैसे की धनराशि जुटाई है? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किन आगामी वर्षों की बात हो रही है? 25 से 28 तक। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। अबू धाबी को संप्रभु संपत्ति कोशों में विश्व का सबसे धनी शहर घोषित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ पे अबू धाबी की बात हो रही है। अबू धाबी को अभी 24 अक्टूबर को अबू धाबी को संप्रभु संपत्ति कोष के मामले में वैश्विक स्तर पर सबसे धनी शहर के रूप में मान्यता दी गई है। शहर में 1.7 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी है। अबू धाबी की वित्तीय क्षमता को यह उपलब्धि उजागर करती है। रणनीतिक निवेशों ने इस मान्यता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।
क्लियर। तो अबू धाबी को संप्रभु संपत्ति कोष में विश्व का सबसे धनी शहर घोषित किया है। सेकेंड नेशनल न्यूज में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड नेशनल न्यूज है, विदेश मंत्री जयशंकर ने सुरक्षित विदेश यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ई माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई माइग्रेट क्या है? जो भारत से किसी दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं उनके आह्वान को और ज्यादा इजी बनाया जा सकता है, या बाहर से अगर कोई लोग आ रहे हैं तो उस प्रक्रिया को और इजी बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री श्रमिक या लेबर्स के रूप में जा सकें। उसके लिए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ई माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया। तो पूछ सकता है ई माइग्रेट पोर्टल किसके थ्रू लॉन्च किया गया? तो विदेश मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर जी के थ्रू। तो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने अभी रिसेंटली दिल्ली में पुनर्निर्मित ई माइग्रेंट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। यह विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों के अधिकार और गरिमा की रक्षा के प्रति भारतीय सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। और यह पोर्टल 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाता है और वैश्विक प्रवासन गतिशीलता के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। क्लियर। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ई माइग्रेंट पोर्टल का अनावरण किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, नेक्स्ट भी हमारी। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो एक संगठन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो राज्य में सरकारी कर्मचारियों के बीमा से रिलेटेड डील करता है, तो इसी की अभी कौन सी बैठक कंडक्ट की गई है? 194वीं बैठक कंडक्ट की गई है, जिसको होस्ट किसने किया है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने अभी नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का ध्यान चिकित्सा देखभाल सुधारों सेवाओं में सुधार, प्रशासन, वित्तीय मामले और चल रहे निर्माण परियोजना की समीक्षा पर केंद्रित था। ईएसआईसी के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों में 10 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना शामिल है। और ये जो नए 10 राज्य हैं और जो मेडिकल कॉलेज है कहाँ कहाँ पर स्टैब्लिश होंगे? सबसे पहले महाराष्ट्र के अंधेरी में एक मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया जाएगा, दिल्ली में बासेदारापुर में, गुवाहाटी में बेसिकली गुवाहाटी में बेलटोला गुवाहाटी और असम का होगा, इंदौर मध्य प्रदेश, राजस्थान के जयपुर में, पंजाब के लुधियाना में, गुजरात के नारोड़ा बापूनगर में, उत्तर प्रदेश नोएडा और वाराणसी में, और झारखंड के रांची में ये 10 मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किए जाएंगे। क्लियर। ओके। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो असम में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए 129 आर्द्र भूमियों को पुनः जीवित यानी एलिवेटेड जो वेटलैंड एरियाज हैं उनको पुनर्जीवित किया गया है, ताकि बाढ़ से क्या किया जा सके, बचा जा सके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो असम में हम बाढ़ की बात कर रहे हैं, तो असम में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से। देखो, ब्रह्मपुत्रा रिवर को लाइफलाइन ऑफ असम भी कहा जाता है और स्पेशली असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले सियांग, सेंगपो, सियांग अरुणाचल प्रदेश में, और फिर जब ये ब्रह्मपुत्रा में एंटर होती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा असम में ही एक आइलैंड भी बेसिकली आइलैंड बनाती है, जो ओनली रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में, जिसे माइजूली आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो अब असम सरकार ने क्या किया है, बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए 129 जो वेटलैंड एरियाज थे उन्हें पुनः जीवित करने का निर्णय लिया है। परियोजना 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका उद्देश्य बाढ़ को कम करना और राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये आर्द्र भूमियां बाढ़ शमन और भूजल पुनर्भरण सहित महत्वपूर्ण जल विज्ञान विनियम सेवाएं प्रदान करती है। तो याद रखना, किस राज्य सरकार ने बाढ़ के जोखिम के निपटारे के लिए दोबारा से जो वेटलैंड एरियाज है उनको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने। क्लियर। ओके। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। केंद्रीय मंत्री ने विशाखापट्टनम में कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। तो कौशल प्रशिक्षण संस्थान अभी कहाँ पर उद्घाटित किए गए हैं?
विशाखापट्टनम में। तो श्री जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्र विशाखापत्तनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में स्थित है। इस पहल का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में तत्काल कौशल अंतराल को दूर करना है। मंत्री ने उद्घाटन के दौरान केंद्र में उम्मीदवारों के साथ बातचीत भी की। तो विशाखापट्टनम में क्या स्टैब्लिश किया गया जयंत चौधरी जी के थ्रू? कौशल प्रशिक्षण संस्थान। तो ये आंध्र मेडिकल टेक जोन में इसका अनावरण किया गया या उद्घाटन किया गया। क्लियर? नेक्स्ट, केरल विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। तो वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिम बेसिकली जो वक्फ है, जो डोनेट किया हुआ लैंड है, उससे रिलेटेड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करता है। तो अभी केंद्र सरकार इसके ऊपर एक विधेयक पास किया है जिसमें वक्फ बोर्ड में कुछ चेंजेस की डिमांड रखी गई है। तो उसी के विरोध में जो केरल विधानसभा है उसने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वक्फ विधेयक 2024 को वापस लेने का आग्रह किया है। लोकसभा में ये विधेयक अगस्त में पास किया गया था और एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। विधायकों ने चिंता व्यक्त की कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता को कमजोर कर सकता है। प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर राज्य की स्थिति को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज से ये कर्नाटका एशिया की एनिमेशन और गेमिंग पावर हाउस के रूप में शीर्ष स्थान पर नजरे गड़ाए हुए है। तो कर्नाटका के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रियंक खड़गे ने गेमिंग और एनिमेशन उद्योग में राज्य की अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। घोषणा भारतीय गेमिंग सम्मेलन के दूसरे संस्करण के दौरान की गई। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक का लक्ष्य एशिया की गेमिंग और एनिमेशन राजधानी बनाना है। यानी कर्नाटक को किस तरफ फोकस किया जा रहा है कि इसे एशिया की गेमिंग और एनिमेशन राजधानी बनाया जा सके। क्लियर? राज्य के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचे हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया और एमपी में 500 किलोमीटर लंबी नई सड़कों की आधारशिला रखी। तो 8 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भैरुंडा में ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे, रोजगार और आवास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेसिकली विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। 500 किलोमीटर नई पक्की सड़कों के लिए आधारशिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रखी गई। साथ ही ग्राम सड़क सर्वेक्षण और योजना उपक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 5 नए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। उसके साथ साथ पीएमएवाई लाभार्थियों के लिए आवास सखी मोबाइल एप्लीकेशन और सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र भी लॉन्च किए गए जिसमें 18 राज्यों में कुल कितने केंद्र लॉन्च किए जाएंगे? 100 केंद्र लॉन्च किए जाएंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। तो नागालैंड सरकार सबसे पहले तो हॉर्नबिल फेस्टिवल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत कहाँ पर की जाती है? नागालैंड में बेसिकली से सेलिब्रेट किया जाता है। तो नागालैंड सरकार ने अभी क्या किया है, 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स बेसिकली को एक देश भागीदारी के रूप में हस्ताक्षरित किया है या उसका हस्ताक्षरित किया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के
निधि और ब्रिटिश काउंसिल के साथ कार्डिफ वेल्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी बेसिकली भारत में वेल्स 2024 उत्सव के वर्ष भर के समापन को चिन्हित करती है। साझेदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और युवाओं के लिए अवसर खोलना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसे महोत्सवों का महोत्सव के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ये नागा विरासत और संस्कृति का भी उत्सव है। तो याद रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसमें अभी वेल्स को क्या बनाया गया है, पार्टनर कंट्री हम बोल सकते हैं, पार्टनर कंट्री के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, बिहार को कैमूर में दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए हरी झंडी मिली है। तो अभी बिहार में क्या स्टैब्लिश होने जा रहा है, दूसरा टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश होने जा रहा है। तो दूसरे की बात कर रहे हैं तो पहला कौन सा है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व था, और अभी बिहार के जो कैमूर है उसमें दूसरे बाघ अभयारण्य की बेसिकली हाँ या दूसरा बाघ अभयारण्य स्टैब्लिश हो रहा है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और एक तकनीकी समिति ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान मंजूरी दी। योजना में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलना शामिल है, जिसमें वाल्मीकि बाघ अभयारण्य से कुछ बाघों के संभावित बेसिकली पुनर्वास की संभावना है। कैमूर टाइगर रिजर्व में शेरगढ़ किले और आसपास के 58 गांवों को शामिल करते हुए एक बफर जोन भी होगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो 1989 में स्थापित हुआ था, लगभग 1134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, छत्तीसगढ़ सरकार ने दो शहरी परियोजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा है। दो परियोजनाएं आपको याद रखनी है, एक है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना और दूसरी है राजीव गांधी आजीविका योजना। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दो शहरी परियोजनाओं का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका योजना केंद्र योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका योजना आजीविका केंद्र योजना कर दिया है। ये योजनाएं छत्तीसगढ़ शहरी अवसंरचना विकास निधि द्वारा प्रबंधित की जाती है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने अभी क्या किया है, एशिया विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी शहर के रूप में अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी है। कुल परियोजना का लागत अगर मैं बात करूं तो 49,000 करोड़ है, जिसमें से 15,000 करोड़ विश्व बैंक से एक सॉफ्ट लोन के रूप में मिलेगा। ऋण में पुनर्भुगतान के लिए 15 साल की रोक शामिल है और इसमें जो हिस्से का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य सरकार में 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नवंबर 2024 में प्रारंभिक किस्त के रूप में 3750 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। निधियों का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक लेआउट और प्रमुख सरकारी भवनों का निर्माण शामिल होगा। क्लियर। तो विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है, तेलंगाना में नौसेना संचार स्टेशन के लिए आधारशिला रखी जा रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारतीय नौसेना के नए बहुत निर्मित आवर्ती स्टेशन की आधारशिला रखी है। स्टेशन दमागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट विकाराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह सुविधा 2900 एकड़ में फैली है और इसकी लागत लगभग 3200 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य सुरक्षित लंबी दूरी के संचार के लिए नौसेना की संचार क्षमताओं को बढ़ाना है। क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। तो डिफेंस न्यूज है, देखो एक बार, 1962 वालोग नायकों को सलाम, एक महीने का श्रद्धांजलि कार्यक्रम। तो भारतीय सेना 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 तक एक महीने लंबे स्मारक कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू करेगी। 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान वालांगन की लड़ाई में लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यह वर्ष 62वां वालोंग दिवस है। उद्देश्य स्थानीय समुदाय को शामिल करना और सेना तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, अमेरिका ने इसराइल को थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजी है। तो इंपॉर्टेंट है, थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किसने डेवलप की? अमेरिका ने। और किसको सौंपी अभी? इसराइल को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वह इसराइल को उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा। यह कदम इसराइल की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ईरान और अन्य क्षेत्रीय विरोधियों से आक्रामकताओं को रोकने के लिए तैनाती का उद्देश्य है। यह इसराइल की रक्षा के प्रति अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। क्लियर? नेक्स्ट, दो महिलाएं नौसेना अधिकारी 8 महीने के लिए दुनिया भर की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। तो भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर दिलान के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए ने नविका सागर परिक्रमा नामक नौका में विश्व भ्रमण की यात्रा की शुरुआत की है। अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा गोवा के पास पणजी में आईएनएस मांडवी के ओशन सेलिंग नोट से रवाना किया जाएगा। यह यात्रा 240 दिनों में लगभग 23,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा, जिसमें 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 चुनौतीपूर्ण कैप पार किए जाएंगे। यह नविका सागर परिक्रमा का दूसरा संस्करण है। पहला 2017 में आयोजित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट, डिफेंस से ये गार्डन रिच शिपबर्ड्स एंड इंजीनियरिंग ने भारतीय नौसेना को 4 सर्वेक्षण पोतों में से दूसरे पोत आईएनएस निर्देशक को सौंपा है। तो ये दूसरा पोत है, जो 4 होने थे उनमें से दूसरा आईएनएस निर्देशक है, जिसको अभी गार्डन रिच शिपबर्ड्स एंड बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने भारतीय नौसेना को सौंपा है। एसवीएल जहाजों को कोलकाता के जीआरएससी द्वारा भारतीय शिपिंग रजिस्टर के वर्गीकरण नियमों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है। आईएनएस निर्देशक की कुल लंबाई 110 मीटर है, जिसका विस्थापन लगभग 3400 टन है और लागत के हिसाब से 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। जहाज अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से सुसज्जित है और 2 समुद्री डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जो 18 नॉट से अधिक की गति प्राप्त करता है। एसवीएल जहाज तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, समुद्री विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा संग्रह करने में सक्षम है और कम तीव्रता वाले युद्ध और एचएडीआर संचालन में भाग ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत को नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 53 MK 54 टॉरपीडो को मंजूरी दी है। तो अमेरिका की सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने भारत को लगभग 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के 53 MK 54 हल्के टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। तो कितने होंगे? 53। और नाम क्या होगा? MK 54। और इनका कितना बजट होगा? 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर। टोरपीडो का उपयोग भारत के MS-60 RC होक हेलीकॉप्टर के साथ नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यह बिक्री भारत प्रशांत और दक्षिणी एशिया में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्य के साथ मेल खाती है। MK 54 टॉरपीडो एक उन्नत हल्का हथियार है, जिसे रेथियन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी नौसेना के सहयोग से विकसित किया है। वार्षिक प्रशिक्षण और तकनीकी समर्थन के लिए 12 अमेरिकी कर्मियों और एक ठेकेदार को अस्थायी रूप से भारत में नियुक्त किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से BEML ने भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेनों के लिए अनुबंधन हासिल किए। तो राज्य स्वामित्व वाली BEML को इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री द्वारा 866.87 करोड़ का ठेका दिया गया है। परियोजना में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बुलेट ट्रेनों का डिजाइन, निर्माण और कमीशनिंग शामिल है। ट्रेनें दो उच्च गति ट्रेन सेट की विशेषता होंगी, जिनमें से प्रत्येक में 8 डिब्बे होंगे। उनकी परीक्षण गति 2880 किलोमीटर पर घंटा और संचालन गति 250 किलोमीटर पर घंटा होगी। उत्पादन BEML के बेंगलुरु संयंत्र में शुरू होने वाला है और इसे 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। क्लियर?
नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये एआई उत्कृष्टता केंद्र अनुसंधान नवाचार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। केंद्र स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे एम्स दिल्ली, आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जबकि सार्वजनिक कल्याण को संबोधित करना है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यूरोपा क्लीपर बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा की यात्रा पर निकला है। तो बेसिकली नासा का ही एक मिशन है यूरोपा क्लीपर, जो अंतरिक्ष यान बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करेगा। तो इसे 14 अक्टूबर 2024 को स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यूरोपा के बर्फीले आवरण के नीचे एक विशाल भूमिगत महासागर होने का विश्वास किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या यह दूरस्थ महासागरीय दुनिया जीवन का समर्थन कर सकती है। नेक्स्ट DAE विच इज डिपार्टमेंट और एटॉमिक, एंड सेकेंड बात हो रही है MACE विच इज मेजर एटमॉस्फेरिक चैनविक एक्सपेरिमेंट। तो DAE ने MACE वेधशाला का उद्घाटन किया है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग टेलीस्कोप कहां पर एस्टेब्लिश किया गया? लद्दाख में, जो समुद्र तल से लगभग कितना है, 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चेरेकोव दूरबीन है और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर इसे स्थित किया गया, यानी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर। इस परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम DAE की 75वीं वर्षगांठ समारोह का हिस्सा था, जिसमें दूरबीन की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक चित्रात्मक संकलन और एक फिल्म शामिल थी। मुख्य गणमान्य व्यक्तियों में AR सूले, परमाणु ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सचिव, और अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निर्देशक शामिल। नेक्स्ट स्पोर्ट से है। 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित ITTF एशियाई टेनिस चैंपियनशिप भारत 3 कांस्य पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? यहाँ पर 7वें स्थान पर रहा है। तो भारत टेबल टेनिस दल ने 3 कांस्य पदक जीते और 2024 में 27वें ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया। ये चैंपियनशिप 7 से 13 अक्टूबर को कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित की गई। जापान 8 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर, उत्तर कोरिया तीसरे स्थान पर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो पहला खो खो विश्व कप है जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के साथ भारत की खो खो महासंघ मिलकर आयोजित करेगी, जिसमें 24 देश और 6 महाद्वीपों से 16 पुरुष और महिलाओं की टीम आएगी, जिसका बेसिकली भारत क्या करने जा रहा है 2025 में? होस्ट करने जा रहा है। तो उद्देश्य है कि खो खो को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना और खो खो को आगे 2032 तक ओलंपिक में भी शामिल करना है। तो प्रतियोगिता में दुनिया भर के शीर्ष स्तर के एथलीटों के साथ 1 सप्ताह लंबी श्रृंखला के मैच होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इंपॉर्टेंट डे से है। तो 17 अक्टूबर को हमने गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, ताकि गरीबी को समाप्त करने के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो ये एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और समाव दुनिया की ओर सामूहिक सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करता है। ध्यान विशेष रूप से अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर है। नेक्स्ट है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024। तो 4 से 10 अक्टूबर को हमने अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन थीम के साथ क्या बनाया है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह बनाया है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। तो पहली बार इसे 4 से 10 अक्टूबर 2000 तक मनाया गया था, 2000 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ब्रह आंतरिक मामले कार्यालय इस कार्यक्रम की देखरेख करते हैं। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर। नेक्स्ट है डेरान एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन ने 2024 का स्वेरिज रिक्सबैक पुरस्कार आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिकल साइंस में जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो 3 पर्सनैलिटीज हैं। कौन कौन सी पर्सनैलिटी हैं? जेरान, साइमन और जेम्स। तो इन तीनों ने अभी क्या किया है 2024 के लिए? अगर मैं बात करूं तो स्वेरिजेस रिक्सबैक पुरस्कार इकोनॉमिकल साइंस में जीता है।
उन्हें इस बात के अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया कि संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रेनर है, जिसे विजेताओं के बीच समान रूप से बांटा गया है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में ओमार अब्दुल्ला ने शपथ ली है, जो कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रमुख नेता है। पद की शपथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कराई गई। अब्दुल्ला का अभिषेक हालिया चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सीधा सम्मेलन शामिल होने की बजाय बाहरी समर्थन देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से पार्थ प्रतिम सेनगुप्त बंधन बैंक के न्यू एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो आरबीआई के थ्रू प्रतिम सेनगुप्त को बंधन बैंक का 3 वर्ष के लिए एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह चंद्रशेखर घोष का स्थान लेंगे और यह नियुक्ति भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, अमित कुमार एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। तो अमित कुमार को पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड का क्या बनाया गया है? न्यू चेयरमैन बनाया गया है। कुमार वर्तमान में ओएनजीसी में कार्यकारी निर्देशक और संपत्ति प्रबंधन के रूप में कार्य कर रहे हैं। पीएसयूज में प्रमुख नेतृत्व पद को भरने के लिए चल रहे प्रयासों का चयन उजागर करता है। नेक्स्ट है, अजीमा ने भारत में मालदीव्स की राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वरिष्ठ राजनयिक एशात अजीमा भारत में मालदीव्स की राजदूत के रूप में बेसिकली कार्यभार संभाल रही हैं। वह इब्राहिम शहीब की जगह लेंगी। यह कदम मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोजोई की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के बाद उठाया गया। यह द्वीप राष्ट्र के अपने सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदारी में से एक के संबंधों को पुनः स्थापित और मंजूर करने के इरादे का संकेत देता है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अभी पार्थ प्रथम बैंक के एमडी सीईओ किसको अपॉइंट किया है? बेसिकली एमडी सीईओ प्रथम प्रत्यम सेनगुप्त को अपॉइंट किया है बंधन बैंक का। तो सेम न्यूज अभी हमने पढ़ी है, 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। समिट एंड कॉन्फ्रेंस से अगर मैं बात करूं तो पीएम मोदी ने आईटीयू टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित पहली दूरसंचार मानक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में भारत मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी प्रतीक था। यह पहली बार है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित की गई और यह कार्यक्रम वैश्विक दूरसंचार परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। एससीओ शिखर सम्मेलन, बेसिकली हम सबको पता है संघाई कॉरपोरेशन अभी इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर तक कंडक्ट किया गया, जहां पर भारत की तरफ से विदेशी मंत्री एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। यह लगभग 9 वर्षों में पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय भारतीय आधिकारिक यात्रा है। यह कार्यक्रम पाकिस्तान के लिए अपनी कूटनीतिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने और भाग लेने वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रस्तुत करता है। क्लियर? तो ये थे हमारे 16 अक्टूबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक बार क्विक समरी रिवाइज करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन से देखा कि उसने 1 बिलियन की फंडिंग प्राप्त की है अमेरिकी डॉलर की, और अबू धाबी को भू संपत्ति निधियों में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, राज्य समाचार देखिए, जिसमें हमने देखा ई माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है और उसके साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक के बारे में चर्चाएं की। राज्य समाचार में हमने असम ने बाढ़ जोखिम के लिए 129 भूमियों को पुनर्जीवित किया। विशाखापट्टनम में कौशल प्रशिक्षण संस्थान, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया केरल विधानसभा ने, और कर्नाटका एशिया के एनिमेटेड और गेमिंग पावर हाउस के रूप में शीर्ष स्थान पर आने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ साथ शिवराज सिंह जी ने एमपी में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। राज्य से हॉर्नबिल फेस्टिवल की पार्टनरशिप देखी वेल्स के साथ। कैमूर में दूसरा बाघ अभ्यारण्य, और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा है। बैंकिंग में विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। डिफेंस में हमने देखा था संचार स्टेशन, वीरता को सलाम, अमेरिका ने इसराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा सौंपी है, और 2 महिला नौसैनिक 8 महीने के लिए दुनिया भर में नौकायन करने के लिए तैयार है। जीआरएससी से भी हमने देखा आईएनएस निर्देशक उसने सौंप दिया है, और अमेरिका ने भारत को नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए 53 MK-54 टेरिपोड को मंजूरी दी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा था बीईएमएल ने सिक्योर किया है भारत की पहली इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन। एआई उत्कृष्टता केंद्र यूरोपा से देखा हमने क्लिपर, जो बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा पर जाएगा, और डीए ने एमएसी ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है।
स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप देखिए और खो खो की मेजबानी भारत करेगा 2025 में। इंपॉर्टेंट डेज में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। पुरस्कार से हमने देखा था स्वेरिगेस रिक्सबैग पुरस्कार आर्थिक विज्ञान में 3 पर्सनैलिटीज को दिया गया है। नियुक्तियों में जम्मू कश्मीर के प्राइम सीएम देखे हमने, उसके अलावा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, बंधन बैंक के एमडी सीईओ अमित कुमार का अपॉइंटमेंट देखा, मालदीव्स के राजदूत। और लास्ट में हमने शिखर सम्मेलन में देखा कि मोदी जी ने आईटी टेलीकॉम सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का शुभारंभ किया है, और एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 हमने देखा। क्लियर? तो ये थे 16 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।